वेलकम टू क्लासेस एट अग्रवाल एकेडमी। तो आज अपनी इस वीडियो के थ्रू हम समझने वाले हैं कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम इनके नाम देख लेंगे कि कौन कौन से अकाउंट्स वो प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद एक एक करके उनको डिटेल में समझना शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो में समझा था कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, उसका मीनिंग समझा था, कुछ उसके सोर्सेज ऑफ इनकम कंसिडर करे थे कि क्या कौन कौन से सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। उसके बाद हमने उसमें यह भी देखा था कि कुछ अकाउंट्स होते हैं जो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को बनाने होते हैं। वो कौन से अकाउंट्स होते हैं? तो वो 3 अकाउंट्स होते हैं: रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमेशा याद रखेंगे कोई अकाउंट नहीं होता, इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ समरी, बेसिकली जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है। तो कभी भी एक अकाउंट नहीं होता, इट इज अ स्टेटमेंट। तो ये तो हो गए तीनों नाम। अब एक एक करके इनको हमें समझना है अपनी आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से। तो सबसे पहले हमारे आगे आ गया है कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है। पढ़ना शुरू करते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? इट इज एन अकाउंट विच समराइजेस ऑल द रिसीट्स एंड पेमेंट मेड इन कैश बाय एन एनपीओ ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 1 ईयर। देखिए, हमेशा नॉर्मली एक भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वेदर इट इज प्रॉफिट अर्निंग और नॉट फॉर प्रॉफिट, वो अपने अकाउंट साल में एक बार तो क्लोज करेगी। बिकॉज हर ऑर्गेनाइजेशन को, या मैं कह लूं हर इंडिविजुअल को, या कोई भी हो, उसको ये तो जानने का मन करता ही है कि यार मैंने कितना कमाया साल में, मेरा क्या प्रॉफिट हुआ, मैंने कितने खर्चे करे, मैंने कितना कमाया। उस तरह से उसको हर एक इंडिविजुअल हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसको जानने का मन तो करेगा ही। बट इसमें खास बात यह है, ध्यान से पढ़िए, इस पे लिखा है समरी ऑफ ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स मेड इन कैश। इसका मतलब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से वही आइटम्स को कंसिडर करता है जो कि कैश में हुई है। मतलब जो ट्रांजेक्शन्स आपकी कैश में हुई हैं, ये सबको कंसिडर करेगा। इट इज अ समरी ऑफ ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट मेड इन कैश। सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। वो कहता है इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज अ समराइज्ड वर्जन ऑफ कैश बुक। तो अगर मैं बात करूं एक प्रॉफिट अर्निंग एंटिटी की, तो वो कैश बुक प्रिपेयर करते हैं। कैश बुक होता क्या है? बेसिकली हम बोलते हैं कि हमारा एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। जैसे हमारा जर्नल होता है, उसी की तरह से हमारा कैश बुक भी होता है। इसको हम सब्सिडरी बुक भी बोलते हैं। तो होता क्या है, कोई भी ट्रांजेक्शन जो हमारी डे टू डे बेसिस पे हो रही है, कैश में हो रही है, उसको हम क्या करते हैं, कैश बुक में रिकॉर्ड करके चलते हैं। अगर कुछ आया, आपको पैसा मिला, तो आप कर दोगे डेबिट। कुछ पैसा गया, आपके हाथ से कुछ भी इनकम गई, तो आप उसको कर दोगे क्रेडिट। बट वो सब जो होता है, कैश बुक जो भी हम प्रिपेयर करते हैं, एक प्रॉफिट अर्निंग एंटिटी जब प्रिपेयर करती है, उसको वो प्रिपेयर करती है डेली बेसिस पे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रिपेयर होता है। इट मींस अकॉर्डिंग टू द टाइम, डेट के अकॉर्डिंग वो प्रिपेयर होती है। बट जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमेशा ईयर एंड पे बनाया जाता है। तो जब आप ईयर एंड पे बनाओगे, तो आप हर चीज की एक समरी उठाओगे, राइट? मान लो फॉर एग्जांपल, आप एक एंटिटी हो, आप किसी से गुड्स परचेज कर रहे हो। मान लो आपने महेश, फॉर एग्जांपल आपने महेश से कुछ गुड्स परचेज करते हो, ठीक है? तो आप साल में मान लो 10 बार गुड्स परचेज कर रहे हो। तो आप जब 10 बार साल में गुड्स परचेज करोगे, तो एक एक बार एवरी टाइम जब भी आप गुड्स परचेज करोगे, तो वो आपकी कैश बुक में तो आएगा। पर फॉर एग्जाम्पल, अब आप रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हो। वैसे ये जो अकाउंट होता है, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, बट एक डिफरेंस समझाने के लिए मैं जस्ट एक एग्जाम्पल कंसिडर कर रही हूँ। तो आप 10 बार महेश अकाउंट को उसमें डेबिट नहीं करोगे या फिर क्रेडिट नहीं करोगे कि आपने गुड्स परचेज करे हैं। आप क्या करोगे, सिंपली महेश अकाउंट का बैलेंस देखोगे और उठा के किस में डाल दोगे, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। तो ये फर्क होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक समराइज वर्जन ऑफ कैश बुक की जो भी अकाउंट आपके आ रहे हैं। मान लो कैश बुक के अंदर कोई अकाउंट आपका 4 बार आ रहा है, तो भाई उसका फाइनल बैलेंस देखो और उस अकाउंट को डायरेक्टली रिसीट्स एंड पेमेंट में ले जाओ। इसलिए इसको हम समराइज वर्जन बोलते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट, एनी ट्रांजेक्शन दैट इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक विल नॉट बी रिकॉर्डेड हेयर। देखो, कैश बुक भी कैश बेसिस पे बनती है और रिसीट्स अकाउंट भी कैश बेसिस पे बन रहा है। अभी समझते हैं कैश बेसिस होता क्या है। बेसिकली जो भी आपने साल के अंदर पैसे का लेन देन करा, ठीक है, जो भी, चाहे जैसे भी रिलेट करता हो, जैसे भी हो, आप उसको लेकर आओगे और जो आइटम कैश बुक में आ रही है वही इसके अंदर आएगी। बिकॉज दोनों का बेसिस बनाने का सेम है। अगर कुछ पैसा आ रहा है तो रिकॉर्ड कर लो, कुछ जा रहा है तो रिकॉर्ड कर लो। उस तरह से हो गया। अब समझते हैं कि इस अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। तो गाइस, सबसे पहले आ गया बुक्स ऑफ। यहाँ पे आ जाएगा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसको प्रिपेयर कर रही है उसका नाम आ जाएगा। सेकेंड आपने लाइन में लिखा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है इन द बुक्स ऑफ, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ।
दिस ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे खास बात जो ध्यान रखने की है वो है फॉर द ईयर एंडिंग ऑन। यहाँ पे लिखा है फॉर द ईयर एंडिंग ऑन का मतलब ये एक साल के लिए बनाया जाता है, पूरे साल को शो कर रहा है, किसी पर्टिकुलर डेट पे नहीं बनाया जा रहा, पूरे साल के लिए बनाया जा रहा है। तो जो जिस भी डेट पे वो रिसीट्स एंड पेमेंट आप बना रहे हो वो डेट आप यहाँ पे फिल कर दोगे। अब यहाँ पे क्या आता है, देखिए यहाँ पे लिखा है टू बैलेंस बीडी और यहाँ पे लिखा है बाय बैलेंस सीडी। तो इसका मतलब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कुछ ओपनिंग बैलेंस होता होगा और कुछ फॉर श्योर क्लोजिंग बैलेंस भी होता होगा। समझते हैं कि क्या होता है। तो ये स्टार्ट जो होता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इट इज स्टार्टेड विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ समथिंग, एंड ये जब क्लोज होता है सो इट इज क्लोज विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ समथिंग। अब ये समथिंग क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन से समझते हैं हम इस अकाउंट की। तो सबसे पहले समझते हैं इस अकाउंट की कौन सी साइड्स होती हैं। तो इस अकाउंट में दो साइड्स होती हैं। फर्स्ट होती है हमारी डेबिट साइड। डेबिट साइड बेसिकली क्या कहती है, रिसीट साइड। भाई जो भी चीज आप रिसीव कर रहे हो फॉर द ईयर, मतलब ड्यूरिंग द ईयर आप जो भी कुछ रिसीव करोगे वो चला जाएगा इसके डेबिट साइड में, और जो चीज भी आप पे कर रहे हो इसको हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। मतलब जो भी आउटफ्लो हुआ, वो जो भी बाहर जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन से वो यहां आ जाएगा, और जो भी इन आ रहा है वो यहां आ जाएगा, इन एंड आउट। क्लियर। तो क्रेडिट साइड हो गई पेमेंट साइड और डेबिट साइड हो गई रिसीट साइड। उसके बाद समझते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस अकाउंट। नेचर क्या है इस अकाउंट का, नेचर है इस अकाउंट का इट इज अ रियल अकाउंट, बिकॉज हम जो भी चीज कंसिडर कर रहे हैं हम उसको कैश में लेके कंसिडर कर रहे हैं, और कैश हमेशा क्या होता है हमारा, रियल होता है। तो उस वजह से इस अकाउंट का नेचर भी क्या हो गया हमारा, रियल हो गया। और कौन सा रूल हम अप्लाई कर रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब जो भी आएगा उसको डेबिट कर दो और जो भी बाहर जाएगा ऑर्गेनाइजेशन से उसको क्रेडिट कर दो। हेंस ऑल द रिसीट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड ऑल द पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। तो आपको साइड्स का लॉजिक आई थिंक क्लियर हो गया होगा यहाँ से कि रिसीट साइड को डेबिट पे क्यों रखा और क्रेडिट साइड पे पेमेंट्स को क्यों रखा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस अकाउंट के अंदर। सो नेक्स्ट आ गया इसका बेसिस क्या है। आपको ध्यान है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं आपको बोल रही थी कि ये अकाउंट बनता है किसके ऊपर, कैश बेसिस के ऊपर। तो अब कैश बेसिस होता क्या है, हमारे यहाँ पे अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए दो बेसिस होते हैं। एक होता है हमारा कैश बेसिस और एक होता है हमारा क्या, अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस बोलता है भाई जो भी इस साल में आया या जो भी इस साल में आपने पे करा सब कुछ रिकॉर्ड कर दो, चाहे वो इस साल से रिलेट करता हो या ना करता हो सकता है कि आपने कुछ पिछले साल की कोई पेमेंट आपकी देनी बाकी हो वो आपने इस साल में पे कर दी हो, या फिर ये भी तो हो सकता है आपने अगले साल की कोई एडवांस पेमेंट इस साल में कर दी हो। तो कैश बेसिस बोलता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो खर्चा या वो इनकम इस साल से रिलेट करती है या नहीं। अगर वो इस साल में आपने रिसीव करी है तो उसको डेबिट कर दो, अगर आपने इस साल में कोई ऐसा एक्सपेंस पे करा है, कुछ भी तरह का एक्सपेंस पे करा है तो उसको क्रेडिट कर दो। सो कैश बेसिस कहता है जो भी पैसा आया और जो भी पैसा गया उसको रिकॉर्ड कर दो। ओके। उसके बाद सेकेंड थिंग, हम ये भी नहीं देखते इस अकाउंट को प्रिपेयर करते हुए कि आइटम है उसका नेचर क्या है, क्या वो कैपिटल नेचर की है या फिर वो रेवेन्यू नेचर की है। कैपिटल नेचर की आइटम्स और रेवेन्यू नेचर की आइटम्स में फर्क होता है। कैपिटल नेचर हम बेसिकली बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। हम दो तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं, मैं आपको क्विकली बताती हूँ। बेसिकली ऐसे आइटम्स जो आपके नॉन रिकरिंग नेचर के हैं, ठीक है, जैसे आपने फिक्स्ड एसेट सेल कर दिया, ठीक है, या फिर आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली, ठीक है। तो बेसिकली ऐसी आइटम्स, ऐसी ट्रांजेक्शन्स जो आपकी नॉन रेकरिंग नेचर की होती हैं, वो जल्दी से बार बार अकर नहीं होंगी, उनको हम बोलते हैं कैपिटल। जो हमारी डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होती हैं बिजनेस की, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू नेचर। सेकेंडली हम एक और बेसिस पे क्लासिफाई कर देते हैं, हम बोलते हैं कि यार अगर कोई ऐसी आइटम है जिसका अमाउंट बहुत छोटा है तो यार उसको रेवेन्यू मानो और खत्म करो। बट अगर कोई ट्रांजेक्शन ऐसी है जिसमें काफी बड़ा अमाउंट आपका लगा हुआ है तो उसको कैपिटल मानो, ठीक है। तो हम ये नहीं देखते कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हम ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हुए कभी भी नहीं देखेंगे कि आइटम कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की है। हमें इसको क्लासिफाई करना पड़ेगा आगे जाके, जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट समझेंगे तब पता लगेगा कि मैंने यहाँ पे कैपिटल और रेवेन्यू क्यों लिखा था, ठीक है। बाकी कैश बेसिस अगर, क्योंकि अकाउंट कैश बेसिस पे बनेगा तो चाहे कुछ भी हो भाई रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। उसके बाद नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड। सो हम बोल रहे हैं सिंस इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक, इट मींस इट रिकॉर्ड्स ऑल कैश ट्रांजैक्शंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दे आर ऑफ कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। बेसिकली सेम ही पॉइंट है।
अब समझते हैं ओपनिंग बैलेंस क्या होता है इसका और क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है। यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था अकाउंट के अंदर एक टू बैलेंस बीडी, ये स्टार्ट होता है समथिंग समथिंग के बैलेंस से और एंड होता है समथिंग समथिंग के बैलेंस से। अब समझते हैं वो समथिंग समथिंग था क्या। ये समथिंग समथिंग था, इट स्टार्ट्स विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ व्हाट, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। देखो पेमेंट करने के दो तरीके से हो सकते हैं, या तो आप उसको कैश से कर दो या आप चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू, बेसिकली बैंक को इन्वॉल्व करके करो, ठीक है। सो दोनों का बैलेंस इसमें आता है। इट स्टार्ट्स विद द कैश इन हैंड, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। अब होता क्या है, देखो पैसे का क्या होता है, देखो दो तरह के बैलेंस होते हैं, एक होता है फेवरेबल बैलेंस और एक होता है अनफेवरेबल बैलेंस, या फिर आप कह सकते हो डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस। तो फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, मतलब पॉजिटिव, आपके पास पॉजिटिव बैलेंस है। अच्छा अब आप मुझे दिमाग से सोच के एक चीज बताना, क्या कैश का बैलेंस कभी भी अनफेवरेबल हो सकता है? क्या कैश का बैलेंस कभी भी नेगेटिव हो सकता है? क्या आपके हाथ में मान लो 100 रुपए हैं तो क्या आप 200 रुपए खर्च कर सकते हो? कैश की बात हो रही है, आप नहीं कर सकते। इसका मतलब जब भी आपको कैश का बैलेंस दिया जाएगा इट विल ऑलवेज बी फेवरेबल, पॉजिटिव और डेबिट बैलेंस, हेंस इट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, दैट इज रिसीट साइड। कभी भी कैश का जो बैलेंस है वो नेगेटिव नहीं जा सकता। आपके अगर हाथ में 100 रुपए हैं तो आप 200 रुपए किसी को पे नहीं कर सकते। सो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक, ओके अभी तो ये कैश की बात हो गई। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक अब करते हैं, क्योंकि हमने बोला दो तरह के बैलेंस होते हैं, या तो कैश इन हैंड होगा या कैश एट बैंक होगा। कैश इन हैंड तो समझ लिया कि ओपनिंग बैलेंस अगर होगा तो या तो जीरो होगा या हमेशा फेवरेबल होगा, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अब पढ़ते हैं कैश एट बैंक के बारे में। वो कह रहे हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक कैन बी फेवरेबल और कैन बी अनफेवरेबल, लाइक इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट्स। बेसिकली होता क्या है, बैंक हमको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है कि भाई अगर मान लो आपके अकाउंट में चलो 100 रुपए पड़े हैं, कोई नहीं आप 200 रुपए का लोन ले लो हमसे, 200 रुपए आप ओवरड्रॉ कर लो। तो बेसिकली क्या हुआ, आपने 100 रुपए ओवरड्रॉ करे अपने अकाउंट से, तो अब आपको क्या करना पड़ता है, बाद में आप बैंक को रीपे कर देते हो। बेसिकली हम ये बोल सकते हैं इट इज अ काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म लोन। आपको किसी को मान लो 200 रुपए देने थे, आपके अकाउंट में 100 रुपए पड़े थे, तो आपने 100 रुपए बैंक से और उधार ले लिए। तो इसका मतलब कि कैश और बैंक का बैलेंस फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है। इसका मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब जितना बैलेंस आपके पास था आपने उसी से पेमेंट कर दी। अनफेवरेबल का मतलब हो गया, मान लो आपके अकाउंट में तो पड़े थे 100 रुपए, आपको देने थे 200 रुपए। तो अब इस केस में क्या होगा, इन केस ऑफ फेवरेबल बैलेंस तो वो हमेशा रिसीट साइड पे रिकॉर्ड होगा, टू बैलेंस बीडी करके। अगर वो अनफेवरेबल है तो वो चला जाएगा कहां पर, पेमेंट साइड पर, दैट इज क्रेडिट साइड पर। और उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बाय बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी इसका मतलब डेबिट बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है, बट अगर ये चला जाएगा क्रेडिट साइड पे, पेमेंट साइड पे, इसका मतलब इट इज अनफेवरेबल। तो ये बात थी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस से, ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड। अब समझते हैं क्लोजिंग बैलेंस से रिलेटेड। द अकाउंट इज क्लोज विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। सेम बात है, वही जैसे ओपनिंग बैलेंस था इसी तरीके से कुछ क्लोजिंग बैलेंस भी हो सकता है। अब कैश इन हैंड की बात करें तो सेम बात है भाई, इसका कभी भी बैलेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड इज ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। देखो अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर आ रहा है तो क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पर आएगा, हमेशा क्रॉस चलता है एक तरह से, अगर मैं बात करूं शॉर्टकट में। तो अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर है तो हमेशा क्लोजिंग बैलेंस किस पर आ रहा है, कैश इन हैंड की बात हो रही है, कैश एट बैंक को भी मैं इन्वॉल्व नहीं कर रही हूँ, तो क्रेडिट साइड पर आ रहा है। बट अगर मैं बात करूं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक तो ये फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है। मान लो आपने अनफेवरेबल से स्टार्ट करा था, आपके पास इस साल में रिसीट ज्यादा हो गई, पेमेंट्स कम रही, तो आपका बैलेंस फेवरेबल हो गया। अगर फेवरेबल बैलेंस होगा तो आपका जाएगा क्रेडिट साइड पे, और अगर अनफेवरेबल होगा तो जाएगा डेबिट साइड पे। अगर मैं छोटा सा यहाँ पे आपको अकाउंट बना के समझाने की कोशिश करूं, जैसे हमने कुछ इस तरह से अकाउंट बनाया था, हमने बोला यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस बीडी ये, और यहाँ पे चला जाएगा, अगर ये ओपनिंग बैलेंस दिस इट मींस ये डेबिट साइड है, इसका मतलब ये फेवरेबल बैलेंस है, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस हमेशा अगर फेवरेबल है, अगर फेवरेबल है तो क्रेडिट साइड पर जाएगा, दैट इज बाय बैलेंस सीडी, कैरिड डाउन एंड दिस इज ब्रॉट डाउन। अगर बैलेंस अनफेवरेबल है, अगर कैश एट बैंक ही हो सकता है जो अनफेवरेबल हो सकता है, तो वो यहां चला जाएगा टू बैलेंस सीडी। क्लियर, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस। और अगर ओपनिंग बैलेंस में बात करूं, अगर कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस अनफेवरेबल हुआ तो वो चला जाएगा बाय
बैलेंस BD। क्लियर? फेवरेबल बैलेंसेस हमेशा ओपनिंग डेबिट पे आएगा और क्लोजिंग क्रेडिट पे जाएगा, हमेशा उल्टा चलता है, क्रॉस चलता है इसका। क्लियर? तो अभी हमने समझ लिया है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को, हमने अच्छे से समझ लिया है। आई होप आप लोगों को ये अकाउंट क्लियर होगा, इसका बेसिस ऑफ अकाउंटिंग समझ आया होगा, इसकी साइड समझ आई होंगी, कैसे बनता है वो क्वेश्चंस के थ्रू आपको और क्लैरिटी मिल जाती है जब आप क्वेश्चंस बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की तरफ। सो नेक्स्ट हमारे आगे आ गया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इसको समझते हैं एक एक करके कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या है। बेसिकली देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा जैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जैसे एक प्रॉफिट अर्निंग एंटिटी एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाती है, इसी तरीके से एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो यहाँ पे लिखा भी है, इट इज प्रिपेयर टू असर्टेन वेदर करंट इनकम्स आर मोर देन द करंट एक्सपेंसेस और वाइस वर्सा। मतलब हमें ये पता लगाना है कि क्या हमारी इनकम ज्यादा है एक्सपेंसेस से या फिर क्या हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा हैं हमारी इनकम से। नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा है, इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ ट्रेडिंग कंसर्न। जो एक ट्रेडिंग कंसर्न प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, सेम उसी तरीके से ये बनता है। इसका फॉर्मेट है ये बुक्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन रिसीट्स एंड सॉरी यहाँ पे रिसीट्स एंड पेमेंट ये मुझसे गलती से लिख गया है, इट शुड बी दिस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये मेरे से रॉन्गली लिख गया है। ओके उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट थोड़ा ध्यान देने का है, इट इज दिस फॉर द ईयर एंडिंग ऑन। ये अकाउंट भी जो बनेगा ये पूरे साल के हिसाब से बनेगा फॉर द ईयर एंडिंग ऑन। अब समझ लेते हैं इसकी अकाउंट्स क्या होती हैं, इसकी साइड्स क्या होती हैं। इसके पास दो साइड्स होती हैं सेम। इसकी इनकम साइड जाती है क्रेडिट साइड पर और इसके एक्सपेंडिचर जाते हैं डेबिट साइड पर। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नेचर ऑफ अकाउंट क्या होता है। तो नेचर ऑफ अकाउंट कहता है इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, जबकि रिसीट्स एंड पेमेंट क्या था, रियल अकाउंट। अगर ये नॉमिनल अकाउंट है तो इसके ऊपर रूल किसका अप्लाई होगा, नॉमिनल अकाउंट का, विच सेज ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड on debit side are recorded on debited side and all incomes and gains are recorded on the credit side or credited। इसका मतलब जो भी आपकी इनकम और गेन होंगी वो कहाँ जाएंगी, क्रेडिट साइड पर जाएंगी। तो देखते हैं जा रही हैं, हाँ बिल्कुल जा रही हैं। जो भी इनकम्स हैं वो सारी हमारी यहाँ जा रही हैं। जो भी एक्सपेंसेस या लॉसेज हैं वो हमारे डेबिट साइड पर जाने चाहिए, तो वो भी हमारे यहाँ जा रहे हैं। तो इसके बेसिस पे हमने साइड्स तो समझ ली। उसके बाद समझते हैं कि भाई इसका बेसिस क्या होता है अकाउंट को बनाने का। इसका बेसिस होता है अक्रूवल बेसिस, जबकि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का बेसिस क्या था, कैश बेसिस, कि भाई जो आया रिकॉर्ड कर दो, जो गया रिकॉर्ड कर दो। पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ ऐसा नहीं होगा, इसमें हम रिकॉर्ड करेंगे अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस कहता है कि भाई आपने चाहे आपके पास चाहे जो आया, चाहे आपको पूरे साल में जो मिला, अगर वो इस साल से रिलेट करता है तो ही यहाँ पर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको लास्ट उसमें एग्जाम्पल दिया था, मान लो आपकी कोई पिछले साल की पेमेंट ऐसी थी जो पिछले साल देनी रह गई थी, आपने इस साल दी, तो क्या वो खर्चा इस साल से रिलेट करता था, नहीं करता था, वो आपका पिछले साल से रिलेटेड था। इसका मतलब वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाना चाहिए। मान लो इसी तरीके से आपने कोई ऐसी पेमेंट थी जो आपने अगले साल की एडवांस इसी साल में पे कर दी, तो अब बताओ जब आपने एडवांस में पे कर दी तो क्या वो खर्चा इस साल से रिलेट करता था, क्या वो पेमेंट इस साल से रिलेट करती थी, नहीं करती थी, वो अगले साल से रिलेटेड है, आपने तो एडवांस पे कर दिया, तो इसका मतलब वो पेमेंट भी इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगी। अक्रूवल बेसिस कहता है आइटम दैट रिलेट्स टू द करंट पीरियड ओनली विल बी रिकॉर्डेड वेदर एक्चुअली पेड और रिसीव्ड और नॉट। इसका मतलब चाहे आपने एक्चुअली पे करी हो या ना करी हो, चाहे आपको मिली हो या ना मिली हो, अगर वो इस साल से रिलेटेड है तो आएगी, अगर इस साल से रिलेटेड नहीं है तो नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कहता है ये। तो नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड। तो ये कहता है इट रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू नेचर आइटम्स, दैट इज ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऑन डेबिट साइड एंड ऑल रेवेन्यू इनकम्स ऑन क्रेडिट साइड। इसका मतलब आपको ध्यान है, अभी मैंने आपको रिसीट्स एंड पेमेंट में बताया था नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड, उसमें था वेदर रेवेन्यू और कैपिटल सब रिसीट्स एंड पेमेंट में रिकॉर्ड होता है। पर मैंने आपको उस टाइम बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि ये पॉइंट समझाना जरूरी क्यों है, तो अब वो पॉइंट समझाने का टाइम आ गया। ये कहता है कि सिर्फ जो रेवेन्यू नेचर की आइटम्स होंगी, बेसिकली जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड हैं, हमारा रेकरिंग नेचर की आइटम्स हैं, स्मॉल आइटम्स हैं जो, वही इसमें रिकॉर्ड होती हैं। अदरवाइज हम कैपिटल नेचर की आइटम्स कहाँ जाएंगे फिर,
कैपिटल नेचर की आइटम्स मैं आपको भी बता देती हूँ, वो चली जाती है हमारी बैलेंस शीट में। जैसे आपने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज कर लिया, ठीक है, और अगर रेवेन्यू का आइटम दूं तो मान लो आपने किसी को सैलरी पे करी, आपने कहीं रेंट पे करा, ठीक है, आपको कहीं से इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, तो ये सब आइटम्स कैसी हो गई जो आपको बिजनेस में बार बार होती रहेंगी, ठीक है। आपके कोई फिक्स्ड एसेट्स थे, उसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, तो ये आपके साल दर साल होने वाले खर्चे हैं, तो इसलिए हम इसको रेवेन्यू नेचर की आइटम्स बोलते हैं, जो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज की वजह से हमारे खर्चे हो रहे हैं या फिर हमारी इनकम्स हो रही हैं। तो ऐसे खर्चे जो रेवेन्यू नेचर के हैं वो हमारे किस में जाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस समझते हैं। इस अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, जबकि हमने रिसीट्स एंड पेमेंट में देखा था कि उसका एक ओपनिंग बैलेंस होता है जो कि कैश होता है या फिर क्लोजिंग बैलेंस हो गया, बट इसका ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्लोजिंग बैलेंस, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। क्लोजिंग बैलेंस समझते हैं कि क्या होता है। क्लोजिंग बैलेंस होता है ऑफ दिस अकाउंट इज ईदर सरप्लस और डेफिसिट। अब ये सरप्लस क्या होता है और ये डेफिसिट क्या होता है, देखो अगर आपने एक प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा है तो उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलता है वो निकलता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो ये वही है, मैंने आपको बोला था कि ये अकाउंट टोटली सिमिलर होता है एक प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। तो इसकी भी अगर मान लो इसकी जो इनकम्स हैं, रेवेन्यू इनकम्स हैं, अगर वो ज्यादा हो जाती है रेवेन्यू एक्सपेंसेस से, तो भाई इसके पास पैसा बच जाएगा। अब उसको प्रॉफिट तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन तो है ही ऐसी जो प्रॉफिट कमा ही नहीं रही है, ये तो प्रॉफिट के लिए वर्क ही नहीं कर रही। तो इसके पास जो पैसा बच गया एट द ईयर एंड, इसकी इनकम जो ज्यादा बच गई एक्सपेंसेस के ओवर, तो उसको हम प्रॉफिट तो नहीं बोल सकते। इसलिए हमने उसको क्या करा, हमने उसको एक अच्छा सा नाम दिया जिसको हमने बोला सरप्लस, कि भाई ये एक्स्ट्रा पैसा कुछ बच गया। और वहीं अगर आपकी इनकम्स कम पड़ जाती हैं एक्सपेंसेस के मुकाबले, आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए, तो आपके पास आ जाएगा डेफिसिट। क्लियर? तो क्लोजिंग बैलेंस या तो आपके पास सरप्लस होगा, आपके पास एक्स्ट्रा मनी बच गया होगा, या फिर आपका पैसा कम पड़ गया होगा, विच इज कॉल्ड एज डेफिसिट। तो ये था हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आई होप आपको ये अकाउंट भी क्लियर होगा, इसके बारे में डिटेल्ड हमने स्टडी कर ली है। ओके, सो अब हमारे आ गई है हमारी लास्ट, जो हमारा एक तरह से हम कह सकते हैं अकाउंट, विच इज बैलेंस शीट। बेसिकली इट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट। सो ये कहता है इट इज प्रिपेयर टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट। तो सबसे पहला बात यहाँ पे याद रखने के लिए ये है कि ये एक पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है, पूरे ईयर के लिए हम इसे नहीं बनाते। सेकेंड हम बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। फाइनेंशियल पोजीशन होता है बेसिकली कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास किसी पर्टिकुलर डेट के ऊपर क्या एसेट्स हैं और कितनी उसके पास लाइबिलिटीज हैं, ये होती है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट बाय एनपीओ इज टोटली सेम एज अ प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी, एक्सेप्ट, वो कह रहे हैं एकदम सेम होता है, कोई फर्क नहीं होता, पर कुछ कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। ये कहता है, ये पॉइंट हमने लास्ट वीडियो में भी समझा था, ये कहता है इट डोंट, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग एरर हो गया, इट डोंट कंटेन कैपिटल बट कैपिटल फंड। हमने बोला था क्योंकि एक एनपीओ का कोई एक ओनर तो होता नहीं है, या कुछ नंबर ऑफ ओनर्स तो होते नहीं है, तो इसलिए जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है किसी एनपीओ के अंदर उसको हम कैपिटल नहीं बोल सकते, बिकॉज उसके पास ओनर्स नहीं होते, बट उसके पास मेंबर्स होते हैं। तो मेंबर्स जो पैसा लगाते हैं एक एनपीओ के अंदर, उसको हमने कैपिटल ना बोलकर हमने उसको एक दूसरा नाम दिया था, विच इज कॉल्ड एज कैपिटल फंड। सेम वही फॉर्मूला है, कैपिटल फंड इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज, सब कुछ सेम होता है, बस नाम बदल दिया, क्योंकि ये प्रॉफिट अर्निंग है नहीं तो हम इसलिए कैपिटल बोल नहीं सकते। उसके बाद जो हम सरप्लस या डेफिसिट जो भी हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से निकलेगा, उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन द कैपिटल फंड। अगर सरप्लस है तो ऐड कर दो, अगर डेफिसिट है तो माइनस कर दो। Therefore, balance sheet is a financial statement, not an account, that shows position of assets, liabilities and capital fund. इधर liabilities का मतलब हो गया outside liabilities and capital fund. तो ये इन तीनों का स्टेटस बताता है। ओके, इसके बाद एक नोट दिया है, ये कह रहा है इफ वी एनालाइज द नेम बैलेंस शीट इट मीन्स इट इज अ शीट और स्टेटमेंट, एज आई टोल्ड यू, दैट शोज यू द बैलेंस ऑफ लाइबिलिटीज एंड एसेट्स दैट विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। देखो हम इसको बैलेंस शीट क्यों बोल रहे हैं, नाम के टुकड़े कर दो, बैलेंस और शीट। बैलेंस का मतलब ऐसे एसेट्स और लाइबिलिटीज जिनका बैलेंस आपके पास स्टिल बच गया, मतलब ऐसे बैलेंसेस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के जो आपको नेक्स्ट ईयर भी लेकर जाने पड़ रहे हैं। और ये एक शीट है, ये एक स्टेटमेंट है, इसलिए उसके नाम लगा दिया आगे शीट। अब इसका थोड़ा फॉर्मेट देख लेते हैं। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस शीट एज एट, ये थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे, क्योंकि हम इसको एक पर्टिकुलर डेट पे बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एज एट, नॉट फॉर द ईयर एंडिंग नहीं लिखेंगे। उसके बाद लाइबिलिटीज साइड होती है और एसेट साइड होती है। लाइबिलिटीज पे कैपिटल फंड, एड सरप्लस और लेस डेफिसिट, फाइनल बैलेंस यहाँ आ गया।
अदर लाइबिलिटीज जो भी हमारी आउटसाइड लाइबिलिटीज है वो सब हमारी यहाँ आ जाएंगी एक एक करके। उसके बाद सारे एसेट्स आ जाएंगे, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स एंड अदर एसेट्स। एक्सप्लेनेशन समझते हैं। इट रिकॉर्ड ओनली दोज आइटम्स दैट आर कैपिटल इन नेचर। भाई रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से जो आप रेवेन्यू नेचर की आइटम थी वो तो ले गए थे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, अब जो कैपिटल नेचर की है उसको कहाँ ले जाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर। उसके बाद दूसरी चीज, इसके अंदर वो बैलेंसेस भी आएंगे जो पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड होके आपके पास आ रहे हैं। कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज जो आपके पिछले साल से कैरी हो रहे होंगे वो भी यहाँ आएंगे। रिसीट्स एंड पेमेंट वो हमारे एसेट्स या लाइबिलिटीज दिखाएगा जो हमने इस साल में एक्वायर करे हैं। कोई नया एसेट एक्वायर करा है, कोई नई लाइबिलिटी हमारे पास आ गई है, वो हमें दिखाएगा। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो रिसीट्स एंड पेमेंट, अगर मैं बात करूं तो रिसीट्स एंड पेमेंट के दो टुकड़े हो गए। एक हो गया रेवेन्यू और एक हो गया कैपिटल। तो रेवेन्यू सारा कहां चला जाएगा हमारा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और कैपिटल हमारा चला जाएगा बैलेंस शीट में। अब जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश आता है वो भी हमारा कहां चला जाएगा, इस साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमारा चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा वहां से। सो ये थे हमारे तीनों अकाउंट्स, हमारी तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली जो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। सो आई होप आपको तीनों चीज अच्छे से समझ आई होंगी, हमने बहुत डिटेल स्टडी करी है। आई थिंक आपका कोई डाउट नहीं होगा। इन केस अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बाकी अपना फीडबैक प्रोवाइड कीजिएगा वीडियो से रिलेटेड कि आपको वीडियो पसंद आया क्या नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल तो अग्रवाल अकेडमी को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको फ्यूचर में भी अच्छी अच्छी आने वाली वीडियोस, डिटेल्ड वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप ऑन योर हार्ड वर्क। बाय बाय।